Good afternoon to all of you. Today, my topic is DNA replication. So, before going into detail, we must know that what is a DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. So, DNA is a major store of genetic information. It is the basis for inheritance, or it transfers the genetic material from genetic information from parent to offspring. सो डीएनए जो है वो अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. बेसिकली ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है बिकॉज जो हमें पता है कि जीन्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. दैट इज़ वाई उन जीन्स की रिजेम्बलेंस की वजह से ही जो जीन्स हम लोग अपने पेरेंट्स से कैरी करते हैं, उसी वजह से ही हमारी रिजेम्बलेंस होती है अपने पेरेंट्स से, प्लस हमारी रिजेम्बलेंस होती है हमारे सिबलिंग्स के साथ. सो डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड होता है सेल के अंदर प्रेजेंट. और ह्यूमन सेल में बेसिकली इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल फॉर्म में होगा. एंड इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी जीन्स की कॉपीज़ होती हैं. इसीलिए हमने फर्स्ट स्टेप में बोला है कि इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सो सेकेंड इज़ इट इज़ बेसिस फॉर इनहेरिटेंस, क्योंकि इसी के अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनकी हेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. And third is to transfer the genetic information from a parent cell to a daughter cell during cellular reproduction, the DNA must be duplicated. Third is genes का transfer कर रहे हैं from parents to offspring, इसीलिए they are the carriers plus they transfer the genetic material from parent to daughter cell. So next comes the central dogma theory. According to central dogma theory, जब डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था, डीएनए के बाद आरएनए की डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्रोटीन्स की डिस्कवरी हुई, तो इस तरह से एक सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी गई थी, जिसके बेसिस पे साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन बनती है. डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसी आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन. सेंट्रल डोगमा थ्योरी की एक सबसे बड़ी खासियत, सेंट्रल डोगमा हमें इसलिए स्टडी करनी पड़ती है बिकॉज बेसिकली जेनेटिक्स में सिर्फ 3 मैकेनिज़म्स हैं. First is DNA replication, then comes the transcription, and third is the translation. बहुत सारी हम अपनी बैलेंस्ड डाइट में बहुत सारी प्रोटीन्स को लेते हैं. सो बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं, जैसे एंजाइम्स एक तरह की प्रोटीन है. एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. सो हमारी बॉडी के जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको करने के लिए, उनके प्रोसेस के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स का यूज़ होता है. सो वही एंजाइम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हर टाइम बनते रहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल डोगमा थ्योरी. एंड इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट इट इज़ पॉसिबल दैट DNA can also be formed from RNA. मीन्स हमने अभी तक जैसे कि हमने पढ़ा कि DNA से RNA बनने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, उसी तरह से RNA से DNA भी बन सकता है. सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो व्हाट इज़ बेसिकली अ DNA replication is? The duplication or synthesis of DNA is called replication.
डुप्लीकेशन मीन्स डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. सो एक स्ट्रैंड जो है वो ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के टाइम पर पेरेंट से आता है, और एक जो स्ट्रैंड है वो उसकी बॉडी में खुद ब खुद सिंथेसाइज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंजर्व्ड फॉर्म में रहती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. Each replicated duplex daughter DNA molecule contains one parent strand and one newly synthesized strand. That is why हम कह रहे हैं कि DNA replication जो है वो सेमी कंजर्वेटिव उसका मोड है, बिकॉज एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट से आया होता है और दूसरा स्ट्रैंड उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है. सेकेंड इज द बेस पेयरिंग रूल इज ऑलवेज मेंटेन्ड, मीन्स there are four base sequences. First is adenine, then guanine, cytosine and thymine. So ये चार तरह के बेस सीक्वेंसेस जो है पूरे डीएनए की बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एडेनिन जो है वो हमेशा बेस पेयर करेगा, एडेनिन हमेशा बेस बनाएगा थायमिन के साथ, एंड गुआनिन इन द सेम वे विल बाइंड टू साइटोसिन. सो हमारी बॉडी में ये एक मैकेनिज़्म रहता है कि इन केस एरर होने के चांसेस बहुत, एरर रेट जो कभी कभी एरर हो सकती है, लेकिन हमारे जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो इस मिस्टेक को दूर कर देते हैं. मींस बहुत कम चांसेस हैं कि इन मैकेनिज़म्स में कोई मिस्टेक हो. नेक्स्ट इज़ इसमें इस डायग्राम में बताया गया है कि जैसे ग्रीन कलर का ये पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड बताया है. सो एक कॉपी जो है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गई. अब उसी ऑफस्प्रिंग की बॉडी में डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म के थ्रू एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा, जिसको यहाँ पर इन्होंने रेड कलर में बताया हुआ. ये एक एनिमेटेड डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि देयर इज़ जो पर्पल स्ट्रैंड है वो ओरिजिनल स्ट्रैंड जो पेरेंट से आया वो है, और ग्रीन स्ट्रैंड वो है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म के थ्रू खुद सिंथेसाइज किया. डीएनए बेसिकली अपने आप को खुद तब रेप्लिकेट करता है जब माइटोसिस हो रही होती है बॉडी में. बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रेप्लिकेशन. सो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं, टेम्पलेट हैं, कौन से ऐसे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स हैं जो नीडेड हैं यूज़ किए होंगे थ्रू आउट दिस मैकेनिज्म. देयर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज़ सबस्ट्रेट, सेकेंड इज़ टेम्पलेट, एंड थर्ड इज़ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स. सो फर्स्ट सबस्ट्रेट कौन से हैं इसमें? द 4-deoxyribonucleoside triphosphat, DATP, DGTP, DCTP and DTTP. Deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxythymine triphosphate. So as I have already told that DATP will bind to DTTP and DGTP will bind to DCTP. मीन्स ये वो बेस सीक्वेंसेस हैं जो डीएनए की बैकबोन को फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट कम्स द टेम्पलेट. बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए double helix serve as template for the synthesis of new daughter DNA strands. डीएनए बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होता है. सो वो दोनों स्ट्रैंड्स अपनी डुप्लीकेट कॉपीज सिंथेसाइज करेंगे. सो उससे पहले उनको आपस में अलग होना पड़ेगा. सो जिस ओरिजिनल स्ट्रैंड से न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है, उस ओरिजिनल स्ट्रैंड को हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट बोल रहे हैं. देन एंजाइम्स इसमें 4 तरह के यूज़ होंगे. फर्स्ट इज़ हेलिकेज, फर्स्ट इज़
हेलिकेज, देन डीएनए पॉलीमरेज, देन प्राइमेज एंड देन लाइगेज। हर एक एंजाइम का अलग अलग फंक्शन है, वो मैकेनिज्म के थ्रू हम देखेंगे। फर्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का 3 तरह का फंक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट इज डीएनए चेन इलोंगेशन, सेकेंड इज डीएनए रिपेयर एंड थर्ड इज प्रूफ रीडिंग। फर्स्ट इज डीएनए चेन इलोंगेशन, मीन्स कि जो बेस पेयर ऐड होने हैं, जैसे ग्वानिन ऐड हुआ तो ग्वानिन के बाद साइटोसिन ऐड होगा, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन का बॉन्ड होता है। अगर थायमिन ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट एडेनिन ऐड होगा, क्योंकि थायमिन और एडेनिन का बॉन्ड होता है। सो इन बेस पेयर्स को जो ऐड करना है एक डीएनए बैकबोन, डीएनए चेन बनाने के लिए, वो डीएनए पॉलीमरेज का काम है। सेकेंड इज डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर मीन्स अगर कहीं पे कुछ कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, सो उसको रिमूव करके एक पर्टिकुलर बेस पेयर को ऐड करना। मीन्स फॉर एग्जांपल पहले थायमिन ऐड हुआ था, तो थायमिन के लिए देयर शुड बी द एडिशन ऑफ एडेनिन, बिकॉज थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इन केस अगर गलती से ग्वानिन ऐड हो गया, सो डीएनए पॉलीमरेज उसको रिमूव करके एडेनिन को ऐड करवा देगा। दिस इज नोन एज डीएनए रिपेयर। एंड प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म मीन्स जब एक डीएनए स्ट्रैंड की पूरी फॉर्मेशन हो जाती है, सो ये एंजाइम बैक जाकर देखेगा, बैकबोन में पीछे जाके दोबारा देखेगा कि कहीं कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं ऐड हुआ। इन केस अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ होगा तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम जो है, इसका फंक्शन है आरएनए प्राइमर को ऐड करना। टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, उसके साथ एक 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स का, 4 से 5 बेस पेयर्स का एक आरएनए प्राइमर पहले सिंथेसाइज होता है। उसी आरएनए प्राइमर के ऊपर फिर बहुत सारे बेस पेयर्स ऐड होते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन की, एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। सो बेसिकली उस आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए प्राइमेज एंजाइम हेल्पफुल है। देन एक लाइगेज एंजाइम है। सो बेस पेयर्स को, एक बेस पेयर ने जो दूसरे बेस पेयर के साथ जो बॉन्ड बनाना है, उनको जो आपस में जोड़ना है, वो लाइगेज एंजाइम करेगा। लाइगेज मीन्स जोड़ना। लाइगेज एंजाइम के 2 फंक्शंस हैं। एक तो ये बेस पेयर्स को आपस में बॉन्ड अप करेगा, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और दूसरा जब पूरी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन फुलफिल हो जाती है, सो एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ जोड़ना। मीन्स ओरिजिनल स्ट्रैंड को और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है, उन दोनों को आपस में जोड़ देना, ताकि जो डीएनए है वो फिर से डबल स्ट्रैंडेड हो जाए। ये लाइगेज का फंक्शन। सो steps of DNA replication. So basically there are 3 steps of DNA replication. First is initiation, second is elongation, and third is termination. So first is initiation, means starting कैसे है उसकी। So यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक डबल स्ट्रैंडेड DNA बताया गया है और एक पॉइंट बताया है फर्स्ट स्टेप में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स यहाँ पर रेप्लिकेशन मैकेनिज्म की स्टार्टिंग होगी। सो एक हेलिकेज एंजाइम है जो यहाँ पर आके बाइंड अप होगा। हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन है कि वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करेगा। मींस जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग करेगा, ताकि वही 2 स्ट्रैंड्स अलग होकर 2 नए स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन कर सके। सो हियर इन द थर्ड स्टेप यू कैन सी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट के ऊपर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो अनवाइंड होना शुरू हो गया बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। और यहाँ से
इन्होंने रेड कलर में बताया है कि यहाँ से जैसे जैसे डीएनए अनबाइंड होता जाएगा वहाँ पर एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रीन कलर का जो है यहाँ पेरेंट स्ट्रैंड है और रेड कलर में जो बताया है वो न्यू स्ट्रैंड बताया है जो बनने जा रहा है। सो इनिशिएशन में बेसिकली डीएनए ए प्रोटीन मीन्स हेलिकेज एंजाइम का दूसरा नाम है डीएनए ए प्रोटीन recognizes and bind to the ORI origin of replication site of DNA and denature the DNA. Here you can see एक एनिमेटेड फॉर्म में उन्होंने बताया है कि एक जैसे हेलिकेज एंजाइम आया और इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अनबाइंड करना शुरू कर दिया, मीन्स उसको दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग करना शुरू कर दिया। उसके बाद इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डीएनए अनबाइंड होता जा रहा है उसके साथ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके लगती जा रही हैं। दीज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स एक्चुअली हेल्प द डीएनए टू सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स डीएनए को हेल्प करेंगी ताकि एक तो अनबाइंडिंग आराम से होती रहे और डीएनए जो है वो टूट ना जाए। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स अगर डीएनए के साथ आकर लग जाएंगी सो डीएनए को ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो दीज बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द डीएनए ड्यूरिंग इट्स अनबाइंडिंग। अनबाइंडिंग के दौरान डीएनए के टूटने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स वहाँ आकर अटैच होती जाती हैं जहाँ से डीएनए धीरे धीरे अनबाइंड होना शुरू हो रहा है। सो नेक्स्ट मैंने प्राइमेज एंजाइम के बारे में बताया था। प्राइमेज एंजाइम जो है यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है एक्चुअली आरएनए प्राइमर हेल्प करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, जहाँ पर आरएनए प्राइमर जाकर अटैच होगा उसके बाद ही डीएनए पॉलीमरेज बेस पेयर्स को ऐड कर पाएगा। एक मीडियम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज को अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। सो आरएनए प्राइमर उसको वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कि वहाँ पर उसने आरएनए प्राइमर के साथ आगे उसको एक्सटेंड करते हुए डीएनए पॉलीमरेज ने नए नए बेस पेयर्स को ऐड करते जाना है और जो आरएनए प्राइमर है वो बन रहा है विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। सो यहाँ एक रेप्लिकेशन फॉक बन गया, मीन्स डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होके 3 प्राइम एंड पे ख़त्म होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होके 5 प्राइम एंड के ऊपर ख़त्म होता है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो अब जो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होके 5 प्राइम एंड पे ख़त्म हो रहा है। सो उसके लिए जो स्ट्रैंड बन रहा है नया वो 5 प्राइम एंड से शुरू होगा और ख़त्म होगा 3 प्राइम एंड पे जाके उस और एट द सेम प्लेस दूसरा स्ट्रैंड जो था, ग्रीन स्ट्रैंड एक्चुअली ओरिजिनल स्ट्रैंड्स हैं और जो रेड स्ट्रैंड है ये न्यूली फॉर्मिंग स्ट्रैंड्स हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होके 3 प्राइम एंड के ऊपर आकर ख़त्म हो रहा है। सो इसका जो स्ट्रैंड बनेगा वो अपोजिट होगा, मीन्स वो 3 प्राइम एंड से शुरू होगा और 5 प्राइम एंड पर ख़त्म होगा। तो ये जो कंटिन्यूसली स्ट्रैंड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड जो फ्रेगमेंट्स में बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। है इसमें भी ये आरएनए प्राइमर है और ये यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है और डीएनए बैकबोन जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है। दूसरा जो स्ट्रैंड है उसमें ये जो फ्रेगमेंटेड जो बॉडीज़ आप देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली पूरा बनता जाता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो उसकी फ्रेगमेंट्स मीन्स वो टूट के बनता है।
सो दैट इज़ नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। और जहाँ जहाँ से डीएनए अनवाइंड होता जा रहा है वो एक इस पूरे जो ऐसी शेप जो फॉर्म हुई है इसको हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। So here comes the next point, that is elongation. First was the initiation, second is elongation. So the DNA chain which runs in the 3' to 5' direction is copied by polymerase 3 as the continuous strand requiring one primer. This new strand is known as the leading strand. जो continuously एक strand बनता जा रहा है 3' से 5' डायरेक्शन की तरफ, उसको हम लोग बोल रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा आपने देखा लेगिंग स्ट्रैंड, जो मैंने बताया था कि फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, दैट इज़ नोन एज लेगिंग स्ट्रैंड एंड दैट विल फॉर्म फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड। सो बेसिकली इलोंगेशन प्रोसेस क्या है? इलोंगेशन प्रोसेस इज दैट प्रोसेस जिसमें डीएनए पॉलीमरेज रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है और डीएनए चेन को एक्सटेंड करता जा रहा है तब तक जब तक कि पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड नया एक डीएनए स्ट्रैंड नहीं बन जाता। डीएनए लाइगेज, as DNA polymerase 1 cannot join two polynucleotide chains together, an additional enzyme is required for an additional enzyme DNA ligase is required to perform this function. DNA ligase join two polynucleotide chains together by catalyzing the formation of a phosphodiester bond to seal the Okazaki fragments. So basically DNA ligase के दो functions हैं, एक तो उसने respective base pairs को आपस में जोड़ना है और ये जो आप देख रहे हैं ये जो दो चेन्स हैं, जो चेन्स बनी हैं उनको आपस में जोड़ना है और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को। मीन्स बेसिकली डीएनए लाइगेज का सबसे बड़ा मेन फंक्शन ये है कि उसने ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, जो फ्रेगमेंट्स में टूट कर डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, जब वो एक्सटेंड हो जाएगा पूरा का पूरा तो उनको उनके ये जो स्पेसिस हैं आपस में इनको जोड़ देना और पहले की तरह ही इसको भी पूरा एक कंटिन्यूअस फॉर्म में बना देना। यहाँ बताया है ये लाइगेज एंजाइम बताया है। सो इसमें जितने भी डीएनए लाइगेज का फंक्शन है कि जहाँ पर भी कोई निक मीन्स अगर कोई गैप दिखाई दे रहा है डीएनए में तो डीएनए लाइगेज उसको फिल कर देगा। मीन्स डीएनए लाइगेज उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ देगा और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को भी जोड़कर एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड इज टर्मिनेशन, मीन्स stop up of the mechanism. So termination process क्या है? Termination sequence, for example TER, direct termination of replication. Termination कर रहे हैं तो जो sequence, जो DNA का sequence termination के लिए responsible है उसको हम नाम दे रहे हैं TER. A specific protein, TER binding protein, binds these sequences and prevents the helicase from further unwinding of DNA and facilitates the termination of replication. So DNA का वो सीक्वेंस जैसे हो सकता है ATGC सीक्वेंस हो, कोडोन हो DNA में ATGC मान लो। सो ये TER बाइंडिंग प्रोटीन्स उस डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर आकर बैठ जाएंगी, वहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगी और अब हेलिकेज एंजाइम डीएनए की को फर्दर नहीं तोड़ पाएगा। मींस अब डीएनए की अनबाइंडिंग जो है वो रुक गई, वो ख़त्म हो गई। सो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन भी ख़त्म हो गया, डीएनए लाइगेज का फंक्शन भी ख़त्म हो गया और डीएनए आरएनए प्राइमर का फंक्शन भी, प्राइमेज का फंक्शन भी ख़त्म हो गया।
सो टर्मिनेशन में TER बाइंडिंग प्रोटीन्स, टर्मिनेटर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, वो DNA के उस सीक्वेंस के ऊपर, पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर आकर अटैच हो जाएंगी और वहाँ पर DNA रेप्लिकेशन की टर्मिनेशन हो जाएगी. मीन्स कि नाउ हेलिकेज एंजाइम इज नो लॉन्गर एबल टू अनवाइंड द DNA and it will lead to the termination of DNA replication process. Next and last step is the proofreading. As I have already told कि DNA polymerase enzyme एंड तक पहुंचने के बाद फिर से बैकअप पीछे की तरफ आएगा, वहाँ पर जहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA, जो DNA स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हुई है, वहाँ से एंड से लेके दोबारा शुरुआत की तरफ वापस आएगा. और अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड इन केस ऐड हो चुका है तो उसको रिमूव करवा कर वहाँ पर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर गुआनिन के साथ साइटोसिन का बॉन्ड होना था लेकिन साइटोसिन की जगह एडेनिन ऐड हो गया, सो वो वहाँ से एडेनिन को रिमूव कर देगा और फिर से साइटोसिन को वहाँ पर ऐड करवा देगा. दिस इज़ नोन एज प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, इन विच proofreading mechanism or proofreading step in which the DNA polymerase enzyme comes back over the newly synthesized DNA and it removes the irrespective DNA base pair and will add the respective DNA base pair over there. Basically proofreading mechanism में अगर कोई मिस्टेक हुई है DNA रेप्लिकेशन के दौरान तो उसको ओवरकम किया जाता है. Incorrect, here in this you can see DNA is copied by DNA polymerase with high fidelity, accuracy. Incorrect nucleotides are incorporated with the frequency of 1 in 108 to 1012 bases, which could lead to mutation. But the error ratio during replication is kept at a very low level by specific processes called proofreading. So, अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो म्यूटेशन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं. दैट इज़ वाई DNA पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म को DNA पॉलीमरेज का प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म भी होता है. वैसे तो एरर रेट के चांसेस बहुत ही कम हैं. जैसे कि उन्होंने बोला कि 108 टू 1012 बेसिस 108 से लेके 1012 जो बेस पेयर्स हैं, हो सकता है इनमें कहीं ना कहीं एक बेस पेयर ख़राब ऐड हो जाए, मींस इनकरेक्ट बेस पेयर ऐड हो जाए. सो 100 के पीछे सिर्फ एक गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है. सो देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ एरर, बट if it happens it can be overcome by the help of DNA polymerase enzyme, and this process is known as proofreading. Thank you.